सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए क्लास 7th को स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए करते हैं। तो पहला जो है क्लास 7th का पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। तो आइए समझते हैं। पादपों में पोषण विधि मुख्यतः दो ऐसी विधियां हैं जिससे प्लांट अपने भीतर पोषण का कार्य करते हैं। प्लांट जो है अपने भीतर पोषण का कार्य करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है स्वयंपोषी, दूसरा है परपोषी। स्वयंपोषी ऑटोट्रोपस और परपोषी हेटेरोट्रोपस। प्रकाश संश्लेषण जो स्वयं भोजन का क्रिया द्वारा निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं वो आपका हो जाएगा स्वयंपोषी। और परपोषी जो दूसरों की सहायता से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषी। तो पहेली जानना चाहती है कि हमारा शरीर पौधों की भांति भोजन क्यों नहीं बना सकता। तो सही बात है कि मनुष्य जो है वो दूसरों पर निर्भर करता है रहता है। अगर मनुष्य भी अगर पेड़ों की भांति अगर भोजन बनाता तो उसे जो है ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके पास भी अगर क्लोरोफिल होता और वो भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता तो जो पेट के लिए हम सभी काम करते हैं कि हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो हम लोग परपोषी हैं इसीलिए करते हैं। मनुष्य जीव जंतु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीवों की श्रेणी में सिर्फ मनुष्य के बारे में। तो पौधे में हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है। हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है। क्लोरोफिल नामक संरचना पाई जाती है। स्वपोषी होने के लिए क्लोरोफिल तथा हरित लवक दोनों की आवश्यकता होती है। स्वपोषी होने के लिए जो है पौधों में हरित लवक और क्लोरोफिल दोनों की आवश्यकता होती है, तभी वो स्वपोषी होगा। हरित लवक क्लोरोफिल द्वारा सूर्य ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पौधे पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। जो पत्तियां होती है वो पादप की क्या होती है? खाद्य फैक्ट्रियां होती है। ये जो है वो खाद्य फैक्ट्रियां होती है। तो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों में जो पत्तियां हैं वो क्या होती है? तो खाद्य फैक्ट्रियां होती है। पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। और ये जो भोजन बनाता है पादप पौधा, उसका एक समीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड। 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, 12 जल का अणु, उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2 ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं जिसका ग्रहण मनुष्य करता है। एक और फैक्ट यहाँ पे आता है कि पादप जो है वो श्वसन क्रिया द्वारा और मनुष्य जो है वो श्वसन क्रिया द्वारा दोनों सेम काम करते हैं।
पादप भी श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को लेता है, मनुष्य भी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है रंध्र के द्वारा, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है रंध्रों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश, रंध्रों के माध्यम से पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जाइलम ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये जो जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम दो पाए जाते हैं पौधे में। नलिकाएं दोनों का काम होता है, एक का काम होता है जल खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है, ऐसे याद रखेंगे, जाइलम से जल जाइलम और फ्लोएम फूड। तो जब खाना बन जाता है तो फ्लोएम जो है वो खाने को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फ्लोएम का भी चर्चा होना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। जाइलम ये वाहिकाएं नली के समान होती है, जड़ तथा तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। विभिन्न हिस्सों में, पौधों के विभिन्न हिस्सों में फैली होती है। जड़ से ऑब्जर्व करती है खनिज और जल को, जड़ से और पत्तियों तक पहुंचाती है, अनेक हिस्सों तक पहुंचाती है। पत्तियों में हरा वर्णक क्लोरोफिल, मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण कर पाने का कारण क्लोरोफिल है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है। सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में भी क्या करता है? पत्तियों की मदद करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? ऊर्जा का संग्रहण करता है। 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 ये क्लोरोफिल जो है ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का संग्रहण करता है। इसी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे कर पाते हैं, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन होता है, और C6H2O प्लस 6O2। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर क्लोरोफिल और द्वार कोशिकाओं का चित्र बनाया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया था। आइए आगे समझते हैं। ये डायग्राम को आप अच्छे तरह से देख लीजिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्लियर होगा। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा है, रंध्रों द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर पत्तियों में पहुँच रहा है, और ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, जिस ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य करता है। किंतु हमने कक्षा 6वीं में पढ़ी, पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं और वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया दिन रात चलती है। दिन में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और भोजन की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, और
ऑक्सीजन ग्रहण करने के अतिरिक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से तो जो है वातावरण से लेते ही हैं, और ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं वो ग्रहण से अतिरिक्त होता है, इसलिए उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं वातावरण में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरे लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरी पत्तियों में के अलावा अन्य वर्ण की पत्तियां, वर्ण मतलब रंग, में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। रंगीन पौधों में क्लोरोफिल ढक जाता है, इसीलिए पत्तियां क्या होती है, रंगीन दिखाई देती है। इसमें जो है क्लोरोफिल ढक जाता है, इसीलिए पत्तियां भी रंगीन दिखाई देती है। रंगीन पत्तियों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे तने, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा कांटों के रूप में हो जाती है, जिससे इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो तने में होती है। तो मरुस्थलीय पौधे जो है वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में ना करके वो तने में करती है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों जिसे अवपंकी काई जैसे पादप जीवों की वृद्धि का कारण होते हैं, जिसे हम शैवाल के नाम से जानते हैं। जो काई होता है, अवपंकी होते हैं जलाशयों में, उसे हम शैवाल के नाम से जानते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्राप्त कर लेते हैं। पौधे को कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, जल, खनिज, लवण की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, लेकिन प्रोटीन, जैसे मनुष्य को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, आहारी रेशे सब चाहिए पोषक पदार्थ के लिए, उसी तरह से पौधों को भी सारे चीज़ चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और नाइट्रोजनी पदार्थ है जो कि वो भी चाहिए। सारे पोषक पदार्थ चाहिए, खनिज, लवण, प्रोटीन, तभी जाकर के उसका पूर्ण विकास होगा। तो आइए आगे समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है वो 1:1 के अनुपात में होता है। अगर इसको कट करेंगे 6 से तो 6 1 6 6 2 हो जाएगा 12 और 6 1 6, तो 1:2:1 के रेशियो में हो जाएगा। तो प्रोटीन जो बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना होता है। इसमें जो है 16% भूमिका जो होती है नाइट्रोजन की होती है। तो आइए नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझते हैं। हमारे वातावरण में 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, 20.9% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बाकी 1% में अक्रिय गैसें, आर्गन वगैरह पाए जाते हैं। तो आइए, पौधे नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधे ग्रहण नहीं करते हैं। मुक्त अवस्था में जब तक नाइट्रोजन होता है उसे पौधे जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जैसे हम चावल पकता है तभी खाते हैं, डायरेक्ट धान को नहीं खा जाते हैं, तो वैसे ही जो है N2 जो है वो धान का ही रूप है, मतलब कि शुद्ध रूप है, तो यौगिक बनने के बाद ही उसको ग्रहण करते हैं। तो आइए उसको यौगिक कैसे बनाया जाए उसके बारे में समझते हैं। गैसीय नाइट्रोजन मुक्त नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदलना होता है। इसी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो मुक्त नाइट्रोजन को क्या करना होता है, यौगिक के रूप में बदलना होता है।
इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यौगिक के नाइट्रोजन की यौगिक के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का यौगिक जो होता है नाइट्रेट, NO3, अमोनियम, ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन का यौगिक है। मिट्टी में जीवाणु होते हैं जो गैसीय मुक्त नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मिट्टी में ऐसे भी जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बदल देते हैं, नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में बदल देते हैं। वो जीवाणु हैं आपका राइजोबियम है, एज़ोबैक्टर है। राइजोबियम अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकता। चना, मटर, मूंग तथा सेम अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है, वो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। पादपों में पोषण की अन्य विधि, पौधे फलीदार पौधे इसके बदले में पादप राइजोबियम को आवास एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, वो परपोषी जीव है। इसे सहजीवी भी कह सकते हैं। सहजीवी मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। हम तुम्हारे लिए कुछ कर दे रहे हैं, तुम मेरे लिए कुछ कर दो। तो राइजोबियम को जो है पौधे अपना घर देते हैं, खाना देते हैं, और राइजोबियम का क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजन दे देता है। एक दूसरे के सहारे जो साथ साथ चलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। सहजीवी संबंध का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो अमरबेल है। जो कि परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। पौधे में पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी या विषमपोषी। परपोषी पैरासाइट, परजीवी मतलब खुद तो लाभ लेता है लेकिन जिससे लाभ लेता है, पोषण लेता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो अमरबेल का यही काम है कि जिस पौधे में लटकेगा उसका पूरा पोषण खींच लेता है और उसको सुखा देता है। परजीवी जब दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करता है तो जिस पौधे से पोषण प्राप्त करता है उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी कि अपने तो प्लस में रहता है और जिससे लेता है उसको निगेटिव कर देता है। अपने तो फायदे में रहता है और जिसको तो उसको नुकसान पहुंचाता है। और सहजीवी में लाइकेन है। पौधे या जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, जैसे राइजोबियम और पौधे। अभी राइजोबियम जीव का उदाहरण लिए थे। और मृतोपजीवी मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे स्वयं अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। अमरबेल जिस पौधे से लिपटता है उस पौधे का पोषण अवशोषित कर लेता है। अमरबेल का ये काम है। पहेली जानना चाहती है कि ये जो मच्छर या जूं है, जोक है, ये सभी परजीवी हैं। हाँ बिल्कुल, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे पादप जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना पत्ती का रूपांतर है। कीट अंदर गया, उसकी मृत्यु हुई, इसी कीट से नाइट्रोजन की आपूर्ति की गई। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, इसी में एक संरचना होती है घड़े की तरह, उसमें कीट जाता है, अंदर चला जाता है और मर जाता है। इसे नेफेंथिस में के नाम से भी जाना जाता है और यह मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी पादप कीट को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाता है। घटपर्णी पादप या इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं या नेफेंथिस भी कहते हैं, ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए खाता है। मृतोपजीवी ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। मशरूम जो एक प्रकार का कवक है,
जिसे फंजाई भी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। कवक, फंगस या फंजाई ये सब मृतोपजीवी के ही उदाहरण हैं। कवक जिस स्थान पर उगेगा उस पर कुछ पदार्थ को स्रावित करता है। एमाइलेज यह एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। एंजाइम स्रावित करता है। उस एंजाइम में पहला है एमाइलेज, जिसको एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब मरा हुआ जीव है, मृतोपजीवी है, तो डायरेक्ट तो कोई चीज़ ग्रहण कर नहीं सकता है शुद्ध रूप में, तो उसको एंजाइम्स में तोड़ करके उसका लास्ट जो अणु होता है उसी को ग्रहण करता है। तो स्रावित करके पदार्थ को गला करके विलयन बना देता है और उसे खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। कवक, ईस्ट, मशरूम, कवक, पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम जो है वो प्रथम एंटीबायोटिक जाना जाता है। जो कवक है वो पेनिसिलियम जो है वो प्रथम एंटीबायोटिक जाना जाता है। एंटीबायोटिक जिसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में किया जाता है। पेनिसिलियम का जो उपयोग है एंटीबायोटिक जिसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में किया जाता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कवक रोग, कैंडिडा, ओरल थ्रश और अन्य संक्रमण। कवक रोग जो है, ओरल थ्रश, अन्य संक्रमण, एस्परगिल्स, फेफड़ों वाला संक्रमण, डर्माटोफाइट्स, त्वचा का संक्रमण, ये सब कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा, फंजाई के द्वारा होने वाले संक्रमण हैं। दमा, खाज, गंजापन, एथलीट फुट कवक की वजह से होता है। ये सब जो है ये सब कवक की वजह से होता है। सहजीवी संबंध को आइए समझते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जैसे कि सहजीवी संबंध कहलाते हैं। राइजोबियम के पास आवास नहीं होता और पौधे के पास नाइट्रोजन पोषक पदार्थ नहीं होता, और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना करके क्या करते हैं, राइजोबियम जो है पौधों को नाइट्रोजन पोषक पदार्थ देता है और पौधे जो है राइजोबियम को क्या करते हैं, वो घर देते हैं। तो इन लोग का चलता है आपस में। सहजीवी लाइकेन में दो जीव भागीदार होते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है तो ये भोजन बनाता है, और कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो और घर नहीं होता है। तो क्लोरोफिल भोजन, पोषक पदार्थ, और शैवाल को, कवक को क्या करता है, शैवाल इसके पास क्लोरोफिल होता है तो इसको क्लोरोफिल देता है, पोषक पदार्थ देता है, और शैवाल को क्या करता है, घर देता है कवक। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। शैवाल के पास क्लोरोफिल है तो वो कवक को दे दिया, और कवक के पास घर और खनिज लवण है तो इस शैवाल को दे दिया, और खाद्य पदार्थ बना करके किसको दे दिया, फिर खाद्य पदार्थ बना करके इसको दे दिया। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। शैवाल क्लोरोफिल, शैवाल में क्लोरोफिल है, कवक के पास खाद्य पदार्थ है। कवक शैवाल को घर, खनिज लवण देता है। मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है, पौधों के नाइट्रोजन को खींच लिया गया तो पुनः नाइट्रोजन खेत में कैसे पहुंचता है। अब राइजोबियम द्वारा क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है, तो क्या किया जाता है, उर्वरक खाद के द्वारा फिर से नाइट्रोजन मिलाया जाता है।
तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो इतना ही था। आई होप ये सीरीज़ पसंद आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब देखकर ही मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को ज़रूरत है वीडियोज़ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।